जैसे वक्त बदला वैसे ही देश के लोगों का जीने का तरीका बदला। वैसे ही अब खबरों को आप तक पहुंचाने का भी तरीका बदलेगा। बस एक टच और सारी खबर आपके हाथों पर। दिन हो या रात, अखबार पहुंचाएगा हर खबर आपके पास। साइकिल की घंटी से आपके मोबाइल की घंटी पर खबरों का है यही बाजार। मतलब अब डिजिटल हुआ अखबार। A very good morning to all of you। आप सभी का स्वागत है आज के शो अखबार की बैठक में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। सबसे पहले आपको बता दें कि आज इस शो में हम सिर्फ और सिर्फ सौर ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता तो है ना सौर ऊर्जा होती क्या है? पता है? चलिए मान लेते हैं कि आपको पता है। सौर ऊर्जा ऊर्जा का एक बहुत ही लोकप्रिय रूप है। ऐसे कई घर, दुकानें, कॉलेजेस हैं जो बिजली की आपूर्ति के लिए आज सोलर एनर्जी सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। जिस हिसाब से हमारा देश प्रदूषण की गति पकड़ रहा है, सोलर एनर्जी एक हेल्पफुल हैंड बनकर आया है। इसीलिए प्रकृति को बचाने के विश्वास के साथ आज सौर एनर्जी इंटरनेशनल काम कर रही है और इसके डायरेक्टर आज हमारे बीच मौजूद हैं। I am so privileged to introducing our special guest for the event, Mr. Prasanna Singh. Please put your hands together for sir. प्रसन्ना सर FMSDU से MBA हैं और अब एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित अपनी मीडिया फर्म चलाते हैं। सौर ऊर्जा के अलावा उन्हें भारत में शीर्ष B2B फॉर्मों में डिजिटल मीडिया और मार्केटिंग का व्यापक अनुभव है। वह HR, स्टार्टअप और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में अग्रणी स्टार्टअप के मेंटर भी हैं। आइए एक नजर डालते हैं इनके सफर की तरफ। सौर एनर्जी इंटरनेशनल ग्रीन परस्वेड प्राइवेट लिमिटेड की एक पेशकश सौर उद्योग में समाचार, नवीनतम विकास और व्यापक नवीकरणीय क्षेत्र के लिए सुलभ बनाने पर केंद्रित है। सौर एनर्जी की सिग्नेचर लाइन वेलकम द वर्ल्ड ऑफ सोलर उनके आशावाद और दुनिया को और अधिक टिकाऊ बनाने और स्वच्छ ऊर्जा में योगदान करने की अपार क्षमता के बारे में बताती है। सौर एनर्जी इंटरनेशनल एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति और एक प्रिंट पत्रिका के साथ राय, शोध, तकनीकी लेखों, नौकरियों और अन्य सभी चीजों का एक ठोस मिश्रण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उद्योग जगत के नेताओं और सार्वजनिक निकायों ने ब्रांड सौर एनर्जी द्वारा किए गए कार्यों की काफी सराहना की है, जिससे उन्हें एक मूल्यवान मार्केटिंग पावर के अलावा हर उद्योग सम्मेलन में एक प्रमुख भागीदार बना दिया है। सौर एनर्जी इंटरनेशनल में यह अपने अंतर्राष्ट्रीय टैग को गंभीरता से लेते हैं। प्रमुख वैश्विक आयोजनों में उपस्थिति के साथ दुनिया भर के हजारों पाठकों को आकर्षित करते हैं। Please give a round of applause to Solar Energy International. Now, I request Amit Puri sir to please carry forward the interview session. Sir, please welcome the stage. बहुत बहुत शुक्रिया कोमल। सो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर प्रसन्ना सिंह। बहुत स्वागत है सर आपका बैठक में। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस बैठक में। धन्यवाद अमित। सो सबसे पहले दर्शकों को आप अपने बारे में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए आप। आई थिंक मेरा काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो मेरा अब करीब 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है कॉर्पोरेट जगत में और मेरी ट्रेनिंग एज अ जर्नलिस्ट हुई थी। उसके बाद मैंने MBA किया और MBA इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा था मेरा इंटरेस्ट बिज़नेस जर्नलिज्म में ज़्यादा है, तो इसीलिए बड़ा ज़रूरी था कि कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो जो MBA से मिलती है। और उसके बाद मैं वापस मीडिया में आया और मीडिया में भी आया तो डिजिटल मीडिया में आया और मेरा करीब 15-16 साल का एक्सपीरियंस पूरा जो आपके सामने जो इंडिया में डिजिटल मीडिया उभर के आया है
उसी में था पूरे टाइम। हम लोग एक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था AFAQS, AFAX B2B मीडिया जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए है, उसमें मेरे ख्याल से अभी भी श्रेष्ठ नंबर पे है। तो वहाँ पर मैं जब CEO था फाइनली, तब मैंने उस कंपनी को छोड़ के सोचा कुछ अपने आप करना चाहिए। और अपने आप करने का मतलब होता है कि मन ऐसा किया कि कुछ ऐसा करूं जिससे इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा वाइडर हो, मीडिया के बाहर भी हो। इसीलिए हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि सौर एनर्जी जो एरिया है, सोलर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें कुछ ना कुछ करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल सके। अब उसी रास्ते पे चल के आज हम यहाँ तक हैं। तो सर इस चीज़ का आइडिया कहाँ से आया आपके पास? जैसे मैंने बोला, मेरा इंटरेस्ट हमेशा ही था एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो ये बड़ा लॉजिकल सा था मेरे लिए रास्ता कि क्योंकि लोग जैसे बोलते हैं आपने स्पेशलाइज पढ़ाई नहीं की इसमें, लेकिन अगर मैं टोटल गिनूँ इसमें मैंने कितना टाइम वेस्ट किया है, कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो शायद मेरे MBA से कई गुना ज़्यादा पढ़ाई की थी मैंने इसमें समझने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है। उस हिसाब से मुझे लगा ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक होगा। शायद मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसमें कुछ पैसे बनेंगे कि नहीं, लेकिन मेरे को यही लगा था अगर हम अच्छा काम करेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे तो कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेंगे। प्लस मेरा जो एक्सपीरियंस था मीडिया का, मुझे लगा वो भी काम आएगा यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, क्योंकि काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर था और इसको एक मौका ये भी था कि थोड़ा ऑर्गेनाइज करें उसको, बाकियों के लिए आसान बनाएं, इसलिए किया यह। सरकार की तरफ से सौर एनर्जी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को कितना सपोर्ट किया जाता है? देखिए, सौर क्षेत्र को तो सरकार ने काफ़ी सपोर्ट किया है, स्पेशली पिछले करीब 8-10 सालों में। जब मोदी सरकार आई तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया था कि इंडिया का जो सोलर टारगेट था उसको करीब 5 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ गया, पूरी इंडस्ट्री में एक हलचल मच गई, बहुत कुछ होने लगा। सरकार की एक तरह से किस्मत भी अच्छी थी क्योंकि उसी टाइम क्या हुआ, आपका चाइना का इम्पैक्ट पड़ने लगा, प्राइसेस जो दाम थे काफ़ी गिरने लगे, तो पूरी दुनिया में एक्चुअली सौर ऊर्जा का काफ़ी प्रचलन बढ़ गया। हमारे लिए एक्चुअली ना तो मैं सरकार से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ और मेरे ख्याल से ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। तो स्पेसिफिकली अगर आप हमारी कंपनी की बात करें या हमारे मीडिया में बोलें तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हम यही चाहते हैं कि सरकार जो भी करे जिससे सेक्टर बढ़े, सेक्टर बढ़ेगा तो उसमें जो लोग उसके अंदर हैं, उससे रिलेटेड हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। तो वो बड़ा सिंपल इक्वेशन होता है, तो ज़्यादा हम आशा करते भी नहीं हैं और अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमारी कोशिश रहती है कि बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर डिपेंड करना ही नहीं है हमें, बस। सेल्फ इंडिपेंडेंट। हाँ जी, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट। बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट, ताकि कोई ये ना हो कि आपने प्रेशर में आके ये काम किया या आप ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं या किसी की बुराई कर रहे हैं। वो सिचुएशन से निकलना बड़ा ज़रूरी है मीडिया में। इतनी इवन तो हम लोगों का B2B मीडिया है, बट इतनी ट्रेनिंग तो हमारी भी है कि वो सिचुएशन नहीं आने दें तो बेटर है। ऐसा कहा जा सकता है कि जो सोलर पावर है वो भविष्य का बिजनेस हो सकता है? देखिए, सोलर पावर तो वर्तमान का ही बिज़नेस हो चुका है। अगर आप देखेंगे भारत में या अमेरिका में या इनफैक्ट दुनिया के काफ़ी जो बड़े बड़े देश हैं, पिछले 2 साल में जितनी भी नई पावर कैपेसिटी आई है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर है सोलर पावर का। कई देश हैं जहां पर उन्होंने बोल दिया है कि अब हम कोयले का पावर बनाएंगे ही नहीं। अब इंडिया में भी आप देखेंगे बड़ी जानी मानी कंपनी है टाटा पावर, जिन्होंने 3 साल पहले बोल दिया था कि अब हम आगे चल के केवल सोलर या विंड ही करेंगे, हम लोग कोयले का कोई भी पावर प्लांट नहीं लगाएंगे। तो वर्तमान में ही अगर आप देखोगे दुनिया में जितने भी टारगेट्स हैं, अभी यूनाइटेड नेशन की जो अभी मीट हुई थी, COP मीट हुई थी, COP 26 वाली मीट थी, उसमें भी मैक्सिमम जो रिन्यूएबल के टारगेट्स हैं वो सोलर पे ही निर्भर हैं कि सोलर के टारगेट्स होंगे तभी दुनिया अपना कुछ कार्बन एमिशन कम कर पाएगी, सबको एनर्जी ला पाएगी, जो काफ़ी मुश्किल टारगेट है। लेकिन सोलर एक जैसे मैंने बोला एकदम वर्तमान का आज एनर्जी है और बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। देश के अंदर इस वक्त जो है बेरोजगारी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जो युवाओं का जो झुकाव है वो सोलर पावर की तरफ कितना है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, हमें तो बहुत ज़्यादा झुकाव दिख रहा है। इनफैक्ट मेरी नज़रों के सामने ही सोलर, जहाँ करीब 6 साल पहले अगर आप देखते दिल्ली जैसे शहर में कि कितनी कंपनीज हैं जो सोलर प्लांट लगाने का क्षमता रखती हैं, करीब गिन के 15 होती, 20 होती। आज अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 100 से ऊपर कंपनी दिल्ली में ही होंगी। ऐसे ही अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, बाकी स्टेट्स में, तो मुझे लगता है करीब पूरे भारतवर्ष में आज की तारीख में करीब 5000 से ऊपर कंपनियां हैं जो किसी ना किसी तरीके से सोलर में काम कर रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनमें मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो हैं वो बड़ी छोटी हैं अभी साइज़ में,
और इनको स्टार्ट करने वाले बिल्कुल युवा हैं लोग अभी। उनका या तो पहला काम है या 2-3 साल काम करके उनको लगा मुझे खुद करना चाहिए। तो युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। एक बात मैं स्पेशल यहाँ कहना चाहूँगा कि जैसे भारत ने अपना एक सोलर में, सौर में टारगेट रखा था करीब 100 गीगावाट का। 100 गीगावाट मतलब 1 लाख मेगावाट इस 2022 साल तक। तो इसमें करीब 40 गीगावाट का टारगेट था आपका रूफटॉप सोलर का, ठीक है, जो छत पे लगता है रूफटॉप सोलर। लेकिन हुआ ये है हमारे यहाँ पे कि जो बड़े बड़े प्लांट हैं सोलर के, जो ज़मीन पे लगते हैं रेगिस्तान में या कोई भी वेस्ट लैंड पे, वहाँ पर काम फिर भी ठीक चला है, लेकिन रूफटॉप सोलर में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि सबसे ज़्यादा नौकरियाँ जो होती हैं आपकी जो बेरोज़गारी कम करने का क्षमता रखता है वो रूफटॉप सोलर ही है। क्योंकि रूफटॉप सोलर नॉर्मली रेजिडेंशियल कैटेगरी में होता है, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्लेयर्स उतरेंगे। तो ये एक ही मेरे ख्याल से अगर आज की तारीख में भारत में कमी है कि हम लोगों ने रूफटॉप में अपना क्षमता को पूरा नहीं किया अभी। और अगर सरकार कुछ कर सकती है तो वहाँ अब कोशिश शुरू हो गई है फिर से, उसी में काफ़ी काम करना चाहिए, बिकॉज वहाँ नौकरियाँ बहुत बढ़ेंगी बनाने से। ठीक है, तो जो सौर एनर्जी है इसकी राह में या फिर जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े रहते हैं उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या चुनौतियाँ आप लोग के लिए रहती है? देखिए, ऊर्जा का क्षेत्र है, ठीक है, ऊर्जा बड़ा बेसिक नेसेसिटी है, आपको पानी की तरह है एकदम। तो इसमें सरकारी इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा रहता है। चाहे आप कोई भी प्लांट लगा रहे हो सोलर में, जैसे आपको पता है ज़मीन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। 1 मेगावाट के लिए मोटा मोटा अगर आप लेंगे क्षमता तो आप 5 एकड़ की आपको ज़मीन ज़रूरत पड़ती है। और भारत में ज़मीन का इशू हमेशा रहता है। सो एक ज़माने में था, सबसे बड़ा इशू था कि लैंड का था। उसके लैंड का मतलब है आपको बहुत जगह परमिशन लेनी पड़ेंगी, अप्रूवल्स चाहिए होंगे। धीरे धीरे अब सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, स्थिति बड़ी है। अब ज़मीन के आगे क्या होता है, हर स्टेट का अपना अपना एक बिजली वितरण वाली कंपनी होती है। बिजली वितरण वाली कंपनी भी आपको शायद पता हो या ना पता हो, भारत में ज़्यादातर कंपनियां घाटे में चल रही हैं, ठीक है, उनकी कमाई नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि आपके यहाँ पे सब्सिडीज़ हैं। कई बार स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी टाइम पर देती नहीं है उन लोगों को, तो उनका घाटा बढ़ जाता है, मेंटेन नहीं कर पाते। तो इस चक्कर में काफ़ी जगह प्रोजेक्ट्स को डिले होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को। अब इसके सिवाय जो नॉर्मल आप किसी भी सेक्टर में देखेंगे ना, ट्रेंड लोग मिलने की बात, वो चैलेंज हमेशा रहता है इंडिया में। उसको हमेशा हम लोग, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी सीखते भी हैं, हर चीज़ में 2-3 साल का टाइम लगता है लोगों को कैचअप करने में, तो मैन पावर का इशू भी थोड़ा बहुत रहता है। बट मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इशू जो था और जो अभी भी है वो है आपका इक्विपमेंट का। भारत सोलर में खुद काफ़ी कम प्रोडक्शन करता था। पिछले साल तक हमारा ऑलमोस्ट 80% जो सामान होता है, सबसे बड़ा जो होता है मॉड्यूल जो आप देखते हैं जो विजिबल होता है, वो पूरा चाइना से आता था। तो सरकार की हमेशा कोशिश यही रही कि हम चाइना से कैसे इम्पोर्ट कम करें, कैसे हम आत्मनिर्भर बने इसमें। तो उसमें चक्कर ये है कि आप लोग कोशिश करते हैं, सरकार चाहती है कि हम लोग बनाएं देश में ही, लेकिन उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में ये है कि आपके दाम बढ़ जाएंगे। तो वो बैलेंस करने का चैलेंज हमेशा रहा है कि हम लोग, क्योंकि अमीर देश नहीं है, लोग चाहते हैं सस्ते से सस्ता मिले, लेकिन सस्ते से सस्ता मिलेगा तो आपको चाइनीज़ माल यूज़ करना पड़ेगा। तो वो बैलेंस करना जो अभी चल रहा है, वो जद्दोजहद अभी भी चल रही है सरकार की और मार्केट के बीच में। तो वो मेरे ख्याल से आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज है। आपके नज़र में, क्योंकि आप बहुत समय से इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो आपके नज़र में सोलर जो पावर है उसका अब तक का बेस्ट यूज़, जिसका एग्जांपल आप देना चाहें? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे हमारी कंपनी जैसे जैसे बड़ी हुई है, हम लोग पहले देखते थे हमारे पास हर हफ्ते 1-2 बार कहीं से मेल आता था, लोगों के फ़ोन आते थे कि मुझे सोलर लगाना है, मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो अच्छा लगता था। अब हम लोग उस सिचुएशन पे आ गए हैं कि हम लोगों के पास दिन में मेरे ख्याल से काफ़ी क्वेरीज आती हैं, जिससे हमको 2 चीज़ पता चलती है। एक कि हम लोग खुद काफ़ी बड़े हो गए हैं, एंड दूसरी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि लोगों को अब सोलर में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं से भी हो, लोगों के मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, ईमेल आते हैं। किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास खाली छत है, किसी के पास प्लांट है छोटा सा, सबको सोलर लगाने का इंटरेस्ट है कम से कम। अब लगता है कि नहीं, वो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स क्रॉस करने होते हैं। तो ये देख के तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। अब ऐसे आज की तारीख में कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं जहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास वो लोग आए थे अपना सवाल लेके, हमने कुछ जवाब दिया, फिर हमने उनको मिलवाया किसी और के साथ जो लगा सकता है सोलर प्रोजेक्ट, और आज उनका सोलर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वो देख के हमें ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे कई जो सोलर एनर्जी है, इसमें आगे के क्या स्कोप हैं? क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो जुड़ना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए क्या स्कोप है, तो अगर बताना चाहें। हाँ, सो देखिए, जैसे मैंने बोला, पूरी दुनिया शिफ्ट कर रही है कि कोल पावर हो गया, जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, डीजल पेट्रोल हुआ या कोयला हुआ, उनसे दूर हटने की कोशिश कर रही है पूरी दुनिया, ठीक है। तो सोलर, जैसे मैंने बताया, ऑलमोस्ट
अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग जहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है, सूरज इतना अच्छा नहीं उगता उनके वहाँ पे, उसके बावजूद करीब 25 से 30% जो आगे एनर्जी कैपेसिटी दुनिया में बनेगी वो सोलर ही बनेगी, जो बहुत बड़ा फिगर है एक्चुअली। तो इसमें भी सोलर में भी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे अभी इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। जहाँ पर सोलर आज तक बड़ा मुश्किल होता था वहाँ पे भी लगना शुरू हो गया है। जहाँ पर सोलर लगता था वायबल नहीं होगा, काम नहीं करेगा, रिटर्न नहीं देगा, वहाँ पे लगना शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल से तो पोटेंशियल बढ़ता ही जाएगा अभी। और अभी जैसे आप आज की तारीख में जैसे लोग बोलते हैं केवल छत पे जिनके पास छत है वही लगा सकते हैं, कुछ साल में आप 1-2 साल बाद देखेंगे अगर आपके पास छत नहीं भी है तब भी आप अपनी बिजली की कंपनी को बोल सकते हैं कि मुझे तो भाई सोलर एनर्जी ख़रीदनी है, वो कहीं और से ख़रीद के आपके लिए सप्लाई अरेंज करेंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, स्पेशली बड़े बड़े जो आपके ग्राहक हैं उनके लिए। एंड में छोटे ग्राहक हैं जैसे सोलर कुकर हो गए, आपने इम्प्लीमेंट्स तो देखे ही होंगे बहुत सारे, सोलर हीटर होता है, सोलर गीज़र होता है, इन सब में भी इम्प्रूवमेंट बहुत आ रही है कि ये सस्ते हो जाएंगे और ज़्यादा चलेंगे, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो सोलर का स्कोप बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। ऐसा कहा जाता है कि जो सोलर पावर है वो सिर्फ धूप की वजह से काम करता है, तो जिन इलाकों में, जिन क्षेत्र में धूप बहुत कम होते हैं तो वहाँ पर कितनी बड़ी मुश्किल होती है आपके लिए वो उसको वर्क करना? तो यही मैं बता रहा हूँ, जैसे सोलर पावर जहाँ पर धूप भी है वहाँ पर भी केवल दिन में ही चलता है, राइट। तो उसके लिए अब क्या हो रहा है दुनिया में कि आपका जो बैटरी स्टोरेज बोलते हैं, एनर्जी स्टोरेज पहले बड़ा महंगा ऑप्शन था। अब दुनिया में ऑस्ट्रेलिया की बात करें या अमेरिका की बात करें या इवन चाइना की बात करें, एनर्जी स्टोरेज के दाम इतने कम हो गए हैं कि जहाँ पे सूरज उतना अच्छा नहीं आता या कम आता है वहाँ पर भी बैटरी लगा के बैकअप यूज़ करके सोलर का कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो रहा है। तो भारत में भी आप देखेंगे क्योंकि सोलर केवल दिन में आता है, रात को नहीं आता, तो इम्बैलेंस भी हो जाता है उससे ग्रिड में। तो यहाँ पर भी आप देखोगे अगर आप अगले 2-3 साल के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट सरकार लगवाएगी ताकि दिन में अगर एक्सेस सोलर पावर हो उसको स्टोर कर पाएँ और रात को ही वो आपको सप्लाई कर पाएँ। हम लोग इसको बोलते हैं राउंड द क्लॉक पावर, कि सोलर और विंड को मिला के हवा और सोलर का कॉम्बिनेशन करके, क्योंकि हवा शायद ज़्यादा घंटे मिलती है आपको, तो उसको भी मिला के लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब 24 घंटे पावर मिले केवल रिन्यूएबल एनर्जी से। ये सोलर है क्या, इसकी मतलब ये कैसे काम करता है? अगर आप इसको छोटे में थोड़ा बता पाएँ दर्शकों को कि आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है? सोलर बड़ा जैसे नाम है वैसे ही है, क्योंकि आप सूरज की किरणें आती हैं, गर्मी नहीं, केवल लाइट। सूरज की लाइट जब इस पर पड़ती हैं आपके मॉड्यूल पे, जो हम स्पेशल मॉड्यूल बनाते हैं, वो मॉड्यूल बिल्कुल आपका, उसमें मटेरियल जो यूज़ किया जाता है वो लाइट पड़ने से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है, मूवमेंट वही पॉजिटिव टू नेगेटिव शुरू हो जाती है, वो आपका जनरेट होकर जाता है, वो डीसी करंट होता है। आगे जाके नीचे इन्वर्टर लगा होता है, सोलर इन्वर्टर, वो आपके ग्रिड के लिए उसको एसी करंट बना के यूज़ करने लायक बना देता है। इस वक्त दिल्ली के अंदर खासतौर में कह सकते हैं कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो सोलर के अलावा देश या फिर देश के बाहर कौन सी तकनीकें ऐसी हैं जिससे प्रदूषण को जल्दी ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की दिल्ली की, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा दिल्ली का अपना टारगेट जो था सोलर पावर का करीब 2600 मेगावाट का था, 2022 का टारगेट। आज की तारीख में दिल्ली में करीब 250 मेगावाट है, मतलब हमने 10% भी अचीव नहीं किया। और ये बड़े शर्म की बात इसलिए है क्योंकि दिल्ली वो स्टेट है जो अपने पानी के लिए भी, अपनी बिजली के लिए भी बाहर के स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पे प्रदूषण होता है तो हम बाकी स्टेट्स को बोलते हैं कि अपना प्लांट बंद कर दीजिए, आप अपने क्रॉप्स को आग मत लगाइए, आप अपना पानी हमें भेज दीजिए। तो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम सोलर ऊर्जा जो दिल्ली की छतों पे हो सकती थी, उसका जितना हमारी कैपेबिलिटी है, जितना पोटेंशियल है, कम से कम उतना तो हम लोग करें। बहुत बड़ी बात है ये। अब पानी के लिए भी जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात होती है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन पानी आपका हरियाणा से आता है, आप हरियाणा को बोलते रहते हैं कि आपके कारण पानी नहीं मिल रहा। तो जितना आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, आत्मनिर्भर वाली बात हो गई, कम से कम अपना कुछ तो कीजिए। तो अब और आपने टेक्नोलॉजी की बात की, जैसे मैंने बताया विंड एनर्जी है भारत में। जैसे अभी तक हमने ऑफशोर एनर्जी जो बोलते हैं, समुद्र में बड़े बड़े विंड के आपके लगाने के, विंड ये टर्बाइंस लगाने की बात अभी तक नहीं हुई थी। फाइनली इस साल कुछ मूवमेंट हुई है उसमें, तो आप देखेंगे ऑफशोर विंड जो बोलते हैं उसकी भी काफ़ी प्रचलन बढ़ेगी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा। उसके आगे बोलना, मतलब इसमें काफ़ी लोग आर्ग्यू करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी का भी अभी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा में इशू ये है कि टाइम काफ़ी लगता है उसको बनाने में और लोगों को डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए। बट अगर उसका आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। और बदकिस्मती से बोलिए या जो भी बोलिए, परमाणु ऊर्जा काफ़ी क्लीन एनर्जी है बनने के बाद।
तो उसको भी ऐसे हटाना या बेदखल करना पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में। उसके बिना आपका ग्रिड स्टेबल नहीं रहेगा, वरना आपको कोयले की ही ज़रूरत पड़ती रहेगी। उसके आगे बहुत सारे एनर्जी ऑप्शंस चल रहे हैं अभी बनाने की बात। जैसे मैंने बताया, सौर ऊर्जा को भी और एफिशिएंट बनाने की बात हो रही है। जहाँ पे कम सूरज उगता है वहाँ पे भी कोशिश करें कुछ तो जनरेशन हो, एफिशिएंटली हो, लो कॉस्ट पे हो। चल रहे हैं, इन सब पे काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही बेबाकी से आपने जवाब दिया। दर्शकों में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो या प्लीज़। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं भी अभी एक बडिंग जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरा बस आपसे एक सिंपली एक क्वेश्चन है कि सोलर पावर को लेकर के रूरल एरियाज़ में कितना डेवलपमेंट हुआ है रीसेंट 2022 तक, और इसका बजट मतलब देखा जाए जो अभी बजट सिस्टम आया था, इसको लेकर के सोलर पावर को लेकर के रूरल एरियाज़ में क्या इम्पैक्ट आएगा? तो थैंक यू। आई थिंक काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। खुशी की बात यह है कि कम से कम रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा प्रहार किया है, एक्स्ट्रा कोशिश की है कि सोलर का वहाँ पे असर देखा जाए। तो मैं आपको बड़ा सिंपल उदाहरण देता हूँ। हम सबको पता है कि जब भी बिजली की कमी होती है, बिजली काटी कहाँ जाती है? रूरल एरियाज़ में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, जैसे रूरल एरिया में सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? उनका एग्रीकल्चर का काम है, राइट, खेती बाड़ी का काम है। तो गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ऑन पेपर, अभी इसमें प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन स्कीम्स बहुत बड़ी बड़ी निकाली हैं। एक बहुत बड़ी स्कीम है PM कुसुम स्कीम, उसमें सोलर पंप्स लगाने की बात की गई है। और वो अक्रॉस इंडिया उनका कोशिश ये है कि सोलर पंप लग जाए जहाँ पे आप डीजल यूज़ कर रहे हैं। डीजल का दाम भी बढ़ता जा रहा है और डीजल प्रदूषण भी कराता है। तो कोशिश ये थी कि सोलर लग जाएगा तो पानी जो सिंचाई के लिए चाहिए वो सोलर पावर से ही निकल जाएगा और किसान को उससे फ़ायदा हो जाएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिन में पानी मिलेगा। अभी कई बार क्या होता है, किसान को भी नहीं पता होता है बिजली कब आएगी, तो जैसी बिजली आएगी वो भाग के जाता है, अपना पंप ऑन करता है। उस टाइम रात को शायद सांप काट दे, कुछ हो जाए, हादसा हो जाए। तो उस हिसाब से भी किसान की ज़िंदगी थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो रही है। काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं बड़े वाले जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, अब जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इन लोगों में इनफैक्ट ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ग्रीन कॉरिडोर बना दें। ग्रीन कॉरिडोर मतलब कि ये पूरा सोलर प्लस ये विंड एनर्जी पे ही चलेगा, जो केवल एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए बनेगा। वो इसीलिए किया है क्योंकि काफ़ी स्टेट्स में, जैसे आपको पता है, बिजली सब्सिडी होती है या फ्री होती है। तो इसको बिल्कुल ही अलग करके इसका हिसाब रखना भी आसान रहेगा और एक प्रेडिक्टेबल किसानों के लिए भी रहेगा कि आपको दिन में इस समय आपको बिजली मिलेगी ही मिलेगी। और शायद जैसे मैंने बताया, आगे चल के एनर्जी स्टोरेज लग जाएगा तो रात को भी उनको डिपेंडेबल बिजली मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको ग्रिड से बाहर कर देंगे, मेन ग्रिड से, लेकिन ये उनके लिए एक डेडिकेटेड ग्रिड बन जाएगा जो केवल खेती के काम में काम आएगा। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा कोशिश हो रही है देखा जाए तो एग्रीकल्चर में। इस मामले में कम से कम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने पहले शहरों को देखा है और ये ज़मीनी इलाकों को बिल्कुल छोड़ दिया है, वैसा नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सो मच। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए एक बार सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। व्हाट अ ग्रेट इंटरैक्शन। सर को सुनकर ये ऐसा लग गया था कि ये सफर खूबसूरत तो था और चुनौतीपूर्ण भी। एक बार जोरदार तालियां सोर इंटरनेशनल के लिए। चलिए इसी के साथ बुलाते हैं अपनी पहली परफॉर्मर को। इतनी आसानी से हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। इन्हें बुलाने के लिए इनके लिए सबसे पहले मैं पेश करूंगी कुछ लाइनें। छपी हिंदी तो गीता, उर्दू छपी तो कुरान नजर आया, भूलकर अस्तित्व लोगों को एक कागज भी हिंदू मुसलमान नजर आया। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर साजिया। वक्त बेवक्त सी अटकलें लगाती हुई, एक अधूरे ख्वाब को पूरा करने की चाहत अब शायद कहीं गुम हो गई। यूं ही मिट्टी के धूलों में जो अब ढूंढो तो आँखों में धूल देती है, आँखों को लाल कर देती है, पानी बहाती है और फिर दोबारा कहीं गुम हो जाती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साजिया आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ कविता। मेरी इस कविता का शीर्षक है गीता कुरान। ये पत्थरबाजियाँ जो यूँ सरेआम चल रही हैं, ये पत्थरबाजियाँ सरेआम जो यूँ चल रही हैं, ये कैसे दौर से गुज़र रहा है भारत।
तू गीता गीता करते लड़ रहा है, तू गीता गीता करते लड़ रहा है, मैं कुरान कुरान पर झगड़ पड़ा। एक इंसान जब मजहबों में बट गया, एक इंसान जब मजहब में बट गया, हर दुकान अंगार में जल पड़ा। कहीं सलीम रो रहा था, कहीं सलीम रो रहा था, कहीं राजू का घर उजड़ गया। जब सियासियों का सिलसिला बढ़ा गली गली, हर चप्पा चप्पा उजड़ गया। तू गीता गीता में फंसा रहा, तू गीता गीता में फंसा रहा, मैं कुरान कुरान में उलझ गया। जब हावी हुआ मजहब सब पर, इंसानियत हैवानियत में बदल गया। ना लिहाज रखी किसी की मैंने, ना तूने किसी की कद्र करी। ना लिहाज रखी किसी की मैंने, ना तूने किसी की कद्र करी। धर्मों और मजहबों की भूख में ज़र्रा ज़र्रा बिखर गया। तू गीता गीता में फंसा रहा, मैं कुरान कुरान में उलझ गया। और मेरी इस दूसरी कविता का शीर्षक है, मैं इंसान बनना चाहती हूँ। एक चिंगारी ने कुछ यूँ आग पकड़ी, एक चिंगारी ने कुछ यूँ आग पकड़ी, एक मासूम को खूनी बना दिया और लोगों ने दंगाइयाँ कर ली। मैं किनारे बैठे देख रही थी सब, कैसे मजहब के मुलाजमों ने लड़ाइयाँ कर लीं। कहीं पत्थर चले कहीं लाठी पड़ी, कहीं पत्थर चले कहीं लाठी पड़ी, कई दुकानें जलीं, कई झोपड़ियाँ उजड़ी। मजहब और धर्मों की दीवार से इंसानियत मर गई। कैसे इतने खलिश ले आए, कैसे इतने खलिश ले आए, कैसे नफ़रतों के फब्बारे बिखरे। सियासी सियासत पर बैठे रहे, गरीबों के घर झुलस गए। एक परिंदे को देखा था मैंने, मंदिर से उड़ मस्जिद पर जा बैठा था। एक परिंदे को देखा था मैंने, मंदिर से उड़ मस्जिद पर जा बैठा था। वही परिंदा फिर एक गुरुद्वारे जाकर बैठा था। एक गली एक नुक्कड़ पर एक राजू चाय देता था, वहीं बगल में एक जुबैर कतरन सीता रहता था। मैं मुस्लिम नहीं, मैं हिंदू नहीं, मैं इंसान बनना चाहती हूँ। मैं मुस्लिम नहीं, मैं हिंदू नहीं, मैं इंसान बनना चाहती हूँ। जो समझ सके एक दूजे को, वो पैगाम बनना चाहती हूँ। मैं पैगंबर नहीं, मैं राम नहीं, मैं पैगंबर नहीं, मैं राम नहीं, मैं हिंदुस्तान बनना चाहती हूँ। मैं इंसान बनना चाहती हूँ। जहाँ ना धर्म ना जाति हो, ना इंसान खून का आदी हो, ना राजू रोए ना जुबैर रोए, ऐसा भारत पाना चाहती हूँ। मैं इंसान बनना चाहती हूँ। हाँ हो धर्मों की इज्जत, हाँ हो धर्मों की इज्जत, पर धर्म न किसी पर हावी हो। कहीं मंदिर में भजन की गूंज होए, कहीं अजान की आवाज़ हो। ना हो किसी को दिक्कत उससे, ना हो किसी को दिक्कत उससे, मैं ऐसा प्रेम लाना चाहती हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से पहले, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से पहले इंसान बनना चाहती हूँ, इंसान बनना चाहती हूँ। शुक्रिया। Please put your hands together for Sajia. नाउ अब आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा ब्रो के फाउंडर मिस्टर उमेश अग्रवाल। जोरदार तालियां इनके लिए। और इनके साथ बातचीत के लिए मेरी सहयोगी कोमल, प्लीज़ मंच पर आए। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। थैंक यू सो मच कोमल जी। सर सबसे पहले आप हमें अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा अगर बता पाएँ तो। देखिए हमारा बिज़नेस है फूड सप्लीमेंट्स का, जिसमें हम प्रोटीन शेक्स, मल्टीविटामिन्स, स्लिमिंग शेक्स, मास गेनर्स, ओमेगा 3 इस तरह के फिटनेस सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स को प्रमोट करते हैं, जिसमें हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है रुद्रपुर में, और वी आर लॉन्चिंग इट नेक्स्ट मंथ। एक्चुअली दिस वी आर डूइंग इन अनदर ब्रांड सिंस लास्ट 1 ईयर। तो हम एक नई अपनी जो एग्जिस्टिंग एक बहुत पुरानी ब्रांड है फ्लूइड फिट के नाम से, उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स हम नेक्स्ट मंथ से लॉन्च करने जा रहे हैं। एंड वी आर लॉन्चिंग इट इन अंडर डायरेक्ट सेलिंग marketing way, so those who are buying from us can also promote that product and they can earn from that also.
सर, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्रो बिजनेस, काफ़ी यूनिक नेम है, इसके पीछे कोई मोटिव? देखिए, जो ये कॉन्सेप्ट है ये इंडिया से जनरेट नहीं हुआ है, ये अमेरिकन कंपनी है जो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आई, और 10-12 साल हो गए इसको इंडिया में भी, और ऑलरेडी इंडिया में भी उसके काफ़ी मेंबर्स हैं. सो वी वर ऑल्सो ए मेंबर ऑफ सच एक सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है. तो हमने क्या नोटिस किया कि एक ये प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग मिलते हैं, एक दूसरे को रेफरेंसेस शेयर करते हैं. तो ये प्लेटफॉर्म का जब लोग चार्ज करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा अनरीजनेबल लगता है. फॉर एग्जांपल, जो अमेरिकन कंपनी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही है, 30-40,000 पर ईयर चार्ज करती है, दैट टू फॉर देयर प्रॉफिट. और उस प्लेटफॉर्म पे जब लोग आते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को बिजनेस जनरेट करते हैं. कि समझो फॉर एग्जांपल कि किसी का कार एसेसरी का काम है, किसी का इंश्योरेंस का काम है, तो ग्रुप में 50 लोग हैं, किसी को इंश्योरेंस कराना है तो उन्होंने उनको इंश्योरेंस का रेफरेंस दिया, खुद अपना इंश्योरेंस कराया, अपने फ्रेंड नेबर्स रिलेटिव को रेफ़र किया. तो जब प्लेटफॉर्म पे बिजनेस हमें आपस में करना है तो एक प्लेटफॉर्म की जो फीस हम पे कर रहे हैं वो थोड़ी सी अनरीजनेबल है, एंड दैट टू ए फॉरेन कंपनी. तो पैसा कहीं ना कहीं इंडिया के बाहर जा रहा है. तो उन चीज़ों से हमने लर्निंग ले करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करें. हम एक बिज़नेस कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं कि लोग जिसमें एक दूसरे की हेल्प करें, रेफरेंसेस जनरेट करें, और साथ में हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेनिंग्स देना, कि जो हमारे साथ जुड़े हैं मतलब उनको हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, बिजनेस एटिकेट्स के ऊपर, टाइम टू टाइम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हर महीने एक ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हमारे मेंबर्स भी उसमें ट्रेनिंग देते हैं. हम बाहर से स्पेशलिस्ट को भी बुलाते हैं. फॉर एग्जांपल 2 महीने पहले हमारे यहाँ ऑथर शायरी आए थे. तो इस तरह से हम अपने मेंबर्स को हेल्प करते हैं, नॉट ओनली इन जनरेटिंग सेल्स बट इन देयर ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट ऑल्सो. तो सर, इस ब्रो बिजनेस से आपको आज तक कितना फ़ायदा हुआ है? देखिए, ये ब्रो बिज़नेस हमने अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया है, हमने कम्युनिटी हेल्प के लिए किया है, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए किया है. इसमें हमारे को भी बेनिफिट है. हमें बेनिफिट ये है कि जब एक कम्युनिटी बनती है तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. तो उस कम्युनिटी का बेनिफिट हमें भी मिलता है. तो हमारा जो इसमें बेनिफिट है, हमारा अपना जो बिज़नेस है उसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत है. अगर हम कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ बेच रहे हैं, तो हमें बेचने के लिए लोग तो चाहिए ही ना. तो ब्रो जो हमारा ये बिज़नेस प्लेटफॉर्म है उससे हमें वो कम्युनिटी मिलती है जहाँ पे हम अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह बेच सकते हैं. अगर आप फॉर एग्जांपल वो जैसे मैंने बताया, कार एसेसरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, या आपका गारमेंट्स का काम है, तो आपको सबको एक दूसरे की हेल्प चाहिए. वी ऑल नीड पीपल. तो ये कम्युनिटी है. तो हमें कम्युनिटी बनाने का कोई बेनिफिट नहीं चाहिए. हमारा बेनिफिट यही है कि हमें कम्युनिटी के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करना है. तो इसमें हमें जस्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का जो बेनिफिट, और बिजनेस ऑफ पीपल, आप हाँ, लोग कमा रहे हैं. हाँ, हमें लोग कमाने हैं, हमें पैसा नहीं कमाना. हमारा शुरू से यही उद्देश्य रहा है इसका स्थापना करते वक्त, और हम उस उद्देश्य पे आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेंगे. मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट रीजनेबल प्लेटफॉर्म हमारा बिजनेस रेफरल ओशन है मार्केट में, और ये आगे तक हमेशा मोस्ट अफोर्डेबल ही रहेगा. क्योंकि ऐसा नहीं कि कल ही अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो हम इसमें चार्जेस बढ़ा देंगे. whatever the charges we have to pay to the hotels and for the management, that we are only charging from our members. Thank you so much. Thank you so much, Komal ji. एक और खूबसूरत कविता हमारे सामने आर्या पांडे ला रही हैं, जो अपने शब्दों से देश बदलना चाहती हैं. Once again, please put your hands together for Arya Pandey. तो हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को मेरा. और आज का मेरा विषय है माँ गंगा. जी हाँ, अभी आपने सोलर एनर्जी को लेकर के आपने सुना, तो काफ़ी आपने देखा होगा कि हमारे देश को लेकर के क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं. लेकिन अभी सियासत सरगर्मियों के बीच लोग माँ गंगा को लेकर के कोई ध्यान नहीं दे रहा है. सरकार अभी 2018 से लेकर के अभी बहुत कुछ करते आई है नमामि गंगा एक्ट को लेकर के, लेकिन उसका हमें कोई इम्पैक्ट या फिर आउटपुट नहीं दिख रहा है. अभी मैं गई थी हरिद्वार, ऋषिकेश, वहाँ से तो इतनी क्रिस्टल क्लियर नदी बहती है, लेकिन माँ गंगा जो गंगा सागर तक बहती है वहाँ वो इतनी पल्यूट हो जाती है कि वो एक नाले के रूप में हमें प्रतीत होती है. तो इसी को लेकर के आज का मेरा विषय है माँ गंगा पुकार रही है. तो एक छोटा सा पंक्ति है, चंद लाइन है, वो मैं कहना चाहूँगी. पतित पावनी माँ गंगा, जगत जननी माँ गंगा. पतित पावनी माँ गंगा, जगत जननी माँ गंगा. जिसने खुद का उद्धार किया हो उसका कोई क्यों नहीं उद्धार कर रहा.
मैं वही गंगा हूँ जिसने तुम सभी को इतना सींचा है, इतना बड़ा किया है, लेकिन तुमने क्या मेरे लिए कुछ किया है? तो इसी को लेकर के आज मैं इस विषय पे कहना चाहूँगी। जी हाँ, हिंदुस्तान की एक ऐसी नदी जिसका नाम है गंगा। जी हाँ, पौराणिक कथा के अनुसार माँ गंगा जो है वो सभी को पता है कि शिव जी के जटा से निकलती हैं और गोमुख से निकलती हैं और जा कर के महासागर तक बे ऑफ बंगाल में जा कर के गिर जाती हैं। लेकिन उसके बीच क्या क्या वो प्रोसेस झेलती हैं वो हमें शायद नहीं पता है, या फिर पता भी होगा। तो आज इसी को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गंगा है वो अविरल हैं, अविनाशी हैं, उनके जो लहरें हैं वो स्फूर्ति है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अभी केदारनाथ बाढ़ आया, बिहार फ्लड आया, इसको लेकर के अभी क्या कुछ हुआ, लेकिन माँ गंगा ने कभी कुछ दिखाई दिया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसी को लेकर के मैं आज लेकर के आई हूँ। अभी 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी हमारे बनारस से सांसद बने थे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ, मुझे माँ गंगा ने भेजा है अपने को साफ करने के लिए, तो आज मैं उन्हीं के लिए कुछ करने आया हूँ। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि 2018 में माँ गंगा एक्ट आया था, उसको लेकर के इतना कुछ हुआ, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट दिख रहा है? ऐसा कहीं नहीं दिखा। और दूसरी तरफ ये भी बात आया था कि अभी मतलब जो फूल हम बहा देते हैं, मतलब हमारा तो आस्था होता है, मतलब मैं ये नेगेटिव नहीं कहना चाहती कि हम गंगा को लेकर के हमारे अंदर बहुत आस्था है, लेकिन इतना भी आस्था नहीं होना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है उसको ही हम गंदा कर दें। तो ये नेगेटिव नहीं है, बस एक छोटी सी मतलब लाइन या फिर जो भी आप समझ ले, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हम फूल वितरण कर देते हैं गंगा नदी में, तो ये चीज़ गलत है। मतलब हाँ, आप आस्था के तौर पे करते हैं, ठीक है, लेकिन इतना भी ना करें कि गंगा अपवित्र हो जाए, एक उनकी जो पवित्रता है वो ख़त्म हो जाए। तो मतलब मेरा एक छोटा सा इम्पैक्ट है, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गंगा में फूल को ले करके बहाया जाता है, उस फूल से पाउडर बना के जो हम अगरबत्ती का निर्माण करते हैं, तो इसको लेकर के काम करें और एक रिसाइकलिंग प्रोसेस किया जाए, जिससे जो माँ गंगा है वो साफ़ भी होती रहेंगी। और जो हमारे देश में अभी सियासत सरगर्मी चल रही है, मतलब अभी हिंदू मुस्लिम, अभी लाउड स्पीकर को लेकर के, कभी अग्निपथ स्कीम को लेकर के काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन कोई हमें संस्कृति के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब मेरा बस यही है कि मैं डिवोशनल से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, तो बस इतना कहना चाहूँगी कि आप माँ गंगा को लेकर के इस पर सोचें, इस पर काम करें। तो मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनके बिना ये इवेंट करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द फाउंडर एंड द ओनर ऑफ अखबार, मिस्टर आदर्श कुमार। थैंक यू कोमल, थैंक यू सो मच। आप सब हमारे लिए बहुत कीमती समय होता है ना, लोगों के लिए काफ़ी। मैं आज ऑडियंस भी कम है ना, मज़ा भी नहीं आ रहा है लोगों को। मज़ा आ रहा है? उमेश जी आप बताएं, अच्छा लगा आपको आकर? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल उमेश अग्रवाल हमारे बीच आए, मैं इनके पास जाता हूँ, ये हमारे पास आते हैं, हमारे जैसे भाई, बड़े भाई जैसे हैं। प्रसन्ना सिंह पत्रकार भी है और काम भी करते हैं सौर एनर्जी को लेकर, वो तो चले गए। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रसन्ना सिंह, आप आए, हमारी इस शो को, इस बैठक को एक 4 चांद लगाया उमेश जी ने और प्रसन्ना सर ने। अखबार की टीम बेसिकली बहुत मेहनत कर रही है, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना साथ निभाते हैं। आर्या, साजिया, इन दोनों ने काफ़ी अच्छा पोइट्री किया। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अवार्ड दिलवा दूँ किसी न किसी से, ठीक है। और पुरानी टीम भी बैठी हुई है, दीपेंद्र बेशक छोड़ चुके हैं लेकिन आते हैं तो अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ देखकर। और अभी मैनेजमेंट टीम बाकी है, मैनेजमेंट टीम अपना अच्छा काम किया है इन्होंने। कोमल, अमित, बेसिकली अच्छी एंकरिंग की है आपने, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी जी ये भी आते हैं हमारे लिए, एक बार बोलने पे आते हैं,
जिन्हों बहुत दूर से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, ठीक है, बाय। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अखबार। YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।